Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study nuclear reactor and nuclear fusion. Now start the lecture and understand. In the previous lecture we have studied nucleus, radioactivity, nuclear fission, controlled chain reaction, uncontrolled chain reaction and atomic bomb as well. Now understand what is nuclear reactor or nuclear furnace or nuclear plant. See, a plant based on controlled chain reaction with the help of which nuclear energy is generated by a controlled fission reaction used for peaceful and constructive work is known as nuclear reactor or nuclear plant. देखिए जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो किस पर होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा। वहीं जो न्यूक्लियर प्लांट होता है वो कंट्रोल्ड क्या होता है, चेन रिएक्शन पर जो है वर्क करता है। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि जब न्यूक्लियर फिशन होता है, राइट, तो न्यूक्लियर फिशन होता है जब एक यूरेनियम की बम्बार्डिंग की जाती है तो न्यूक्लियर फिशन में जो हैवियर और लार्जर न्यूक्लियस होता है वो हैवियर और जो लार्जर न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर एंड लाइटर जो है न्यूक्लियस में टूट जाता है। साथ ही साथ तीन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो है रिलीज होते हैं। अब ये तीन न्यूट्रॉन फिर आगे जाकर क्या करेंगे, जो जैसे ये न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रॉन फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगी, फिर इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में फिर से तीन न्यूट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। इस तरीके से ये जो है चेन जो है बनती चली जाएगी। और अगर इस तरीके से ये चेन चलेगी तो ये क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। और अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम समय में द होल प्रोसेस कंप्लीट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी वो है रिलीज होती है एंड दैट इज द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन। बट यदि हम आर्टिफिशियल तरीके से यदि ये दो न्यूट्रॉन को क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होते हैं, राइट, मॉडरेटर रॉड्स होती हैं, राइट, तो कैडमियम रॉड्स और बोरॉन रॉड्स के माध्यम से व्हेन दीज टू न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो जो एक न्यूट्रॉन होता है वो फिर आगे रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, राइट, अगेन टू न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो फिर ये जो रिएक्शन है वो आगे सस्टेन होती चली जाएगी। और इस तरीके से जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगी वो स्लो पेस पर होगी और उससे एक इकट्ठी या एक साथ जो ह्यूज एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, राइट, उस हीट एनर्जी के माध्यम से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, वेपोराइज करते हैं और उसी वेपोराइज वाटर से टरबाइन को चलाया जाता है और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करता है, राइट। सो इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग definition of nuclear reactor or nuclear plant, then we can write these two definitions, right. First is a plant based on controlled chain reaction with the help of which nuclear energy is generated by a controlled nuclear fission reaction used for peaceful purpose or constructive work is known as nuclear plant. Or in other words we can say that the plant in which electrical energy is obtained by converting nuclear energy into heat is known as nuclear furnace, right. जो न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर फर्नेस होता है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पर क्या करता है, वर्क करता है। यदि किसी भी वजह से ये जो चेन रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो न्यूक्लियर प्लांट ही क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा या एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट वाज इन्वेंटेड बाय एनरिको फर्मी, राइट, तो एनरिको फर्मी के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है इन्वेंट किया गया था। और जो जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, इन डेवलप कंट्रीज फॉर एन एग्जांपल यूएसए, अमेरिका, राइट, यूएसए, देन ब्रिटेन, फ्रांस, राइट, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू न्यूक्लियर प्लांट। और वहीं इफ वी टॉक अबाउट यूएसए एंड इंडिया, तो हमारे यहाँ पर जो है
थर्मल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है, राइट। नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो या तो 3 मार्कर में आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर जो है 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और डेफिनेशन ये दोनों पूछी जा सकती है, या जो है 11 मार्कर में 3 सब टॉपिक पूछे जाते हैं, राइट। डिफाइन द न्यूक्लियर रिएक्टर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। ये जो है पूरा 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन, now we will study the parts of nuclear reactor, then we will study the functioning of nuclear reactor। तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें इतने क्या होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली, राइट। तो न्यूक्लियर प्लांट में देयर इज अ ग्रेफाइट ब्लॉक, राइट। सो दिस इज द ग्रेफाइट ब्लॉक। अब ग्रेफाइट ब्लॉक में ही क्या होती हैं, यहां पर जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं। इन्हीं कंट्रोल रॉड्स के बीच में क्या भरा जाता है, यहां पर जो है फ्यूल होता है। देखिए दिस इज अ ग्रेफाइट ब्लॉक और ये न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या होता है, कोर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में ग्रेफाइट ब्लॉक में ही क्या रखी जाती हैं, यहाँ पर फ्यूल रोड्स रखी जाती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम की जो है रोड्स यहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ पर ये क्या होती हैं, कंट्रोल्ड रोड्स होती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, बोरॉन या कंट्रोल्ड रोड्स, राइट। तो ये बोरान या कैडमियम की बनी हुई होती है, राइट। फिर यहाँ पर जो है क्या रखा जाता है, कूलेंट रखा जाता है, राइट। यहाँ से जो है हीट एनर्जी जाती है, ये इस तरीके से, और यहां पर क्या लगा रहता है, टरबाइन, टरबाइन लगा रहता है। अब इसको फटाफट समझिए। और यहां पर क्या होती हैं, सेफ्टी रॉड्स होती हैं। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल में यूरेनियम या प्लूटोनियम रोड्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में क्या होता है, मॉडरेटर होता है, एंड क्या हो जाएगा, कंट्रोल रोड्स हो जाएगा। तो मॉडरेटर के रूप में यहाँ पर किसका, ग्रेफाइट ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर हैवी वाटर भी मिलेगा, राइट। या फिर यहाँ पर क्या रखी जाती हैं, गैसेस भरी जाती हैं जो कि क्या करती हैं, मॉडरेट का कार्य करती हैं। अब ध्यान से समझिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसका, कंट्रोल रोड्स का। तो कंट्रोल रोड्स जो होती हैं वो बेरियम, कैडमियम या बोरॉन की होती है, राइट। तो क्या रहती है कि देखिए जब ये कंट्रोल रोड्स पूरी तरीके से ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर होती हैं तो उससे जैसे ही बम्बार्डिंग होती है तो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन ये कैडमियम रोड्स जो हैं वो पूरे के पूरे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। जब इन रोड्स को क्या किया जाता है, पुल किया जाता है या बाहर की ओर खींचा जाता है, व्हेन दीज बोरॉन रोड्स आर, कैडमियम और बोरॉन रोड्स आर पुल्ड आउटसाइड, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इनको जैसे ही बाहर खींचेंगे तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 2 को ये एब्जॉर्ब कर लेंगी और 1 न्यूट्रॉन के द्वारा जो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है कंटिन्यू होती चली जाएगी। फिर जब न्यूक्लियर फिशन होगा तो उसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो है एनर्जी निकलती है जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। उस हीट एनर्जी से इसमें जो है कूलेंट के रूप में यहाँ पर वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर वो जो हॉट वाटर रहता है उसको यहाँ पर सिस्टम से जोड़ते हैं और उस हॉट वाटर को क्या किया जाता है, वेपोराइज किया जाता है। अब जो वाटर वपूर होती है उससे क्या, टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर फिर क्या होती है, सेफ्टी रॉड्स होती हैं। बाई चांस कभी इमरजेंसी में ये कंट्रोल रोड से न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो जो सेफ्टी रोड्स होती हैं, सेफ्टी रोड्स को इमरजेंसी सिचुएशन में
जो है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी रोड्स का प्रयोग किया जाता है, राइट। कूलेंट्स जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लांट जो है गर्म हो जाता है, उसको कूल रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका रेडिएशन बाहर ना जाए एनवायरनमेंट में, उसके लिए सील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और सील्ड क्या होती है, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की जो है मोटी दीवारें बनाई जाती है, राइट। थिक walls of the concrete are known as shield of the nuclear reactor। क्लियर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल्ड रॉड होती है, कूलेंट होता है, सील्ड होता है और सेफ्टी रॉड्स होती हैं। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन, राइट। फर्स्ट इज फ्यूल, राइट। सो इन न्यूक्लियर प्लांट यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 इज यूज्ड एज फ्यूल, राइट। तो न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इज यूज्ड एज फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम और जो प्लूटोनियम की रॉड्स होती हैं उनको जो है फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रिएक्टर, राइट। यही रिएक्टर का क्या होता है, मेन पार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। अब देखिए when you will study different books you will find different diagrams of nuclear plant, राइट। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें डिफरेंट फ्यूल इज यूज्ड, राइट। सो इन डिफरेंट रिएक्टर डिफरेंट फ्यूल इज यूज्ड। फॉर एन एग्जांपल थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड इन थर्मल रिएक्टर, राइट। वहीं जो लो इंटेंसिटी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी रिएक्टर में। सो इन सेकेंडरी रिएक्टर लो इंटेंसिटी न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड। फिर जो फास्ट रिएक्टर होते हैं उनमें हाई इंटेंसिटी न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मॉडरेटर हो जाएगा। मॉडरेटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडरेटर। अब देखिए, अगर न्यूक्लियर फिशन में जैसे हमने मान लिया कि एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट। यदि हम इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाए तो ये क्या होगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। बट यदि न्यूट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा हुई तो हम उनको एब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, और एब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी, एंड दिस न्यूक्लियर प्लांट विल वर्क एज एटॉमिक बॉम्ब, राइट। और ब्लास्ट होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसीलिए जो मॉडरेटर होता है उसका काम होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना। इसीलिए जो यूरेनियम की रॉड्स होती हैं उनको ग्रेफाइट के ब्लॉक में क्या होता है, रखा जाता है। दिस इज ग्रेफाइट ब्लॉक। तो ये जो डायग्राम है ये वो डायग्राम है जिसमें मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल हुआ है, और ग्रेफाइट का जो ब्लॉक होता है उसमें ही फ्यूल रॉड्स को जो है रखा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई, अगर मॉडरेटर को 3 मार्कर में पूछा जाए सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, राइट। द मटेरियल, राइट, द मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन द मूवमेंट और स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन प्रोसेस इज नोन एज मॉडरेटर, राइट। एक चीज और यहाँ पर समझिए, राइट, मॉडरेटर इज अ सच मटेरियल यूज्ड दैट डज नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ये केवल और केवल उनकी स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो द मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडरेटर। और मॉडरेटर डज नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन बट it slows down the speed of neutrons, या it slows down the movement of the neutrons, right। एंड जो मॉडरेटर है उसके द्वारा जो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आर कन्वर्टेड इनटू स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, राइट, बाय पासिंग देम थ्रू मॉडरेटर मटेरियल, राइट। और मॉडरेटर में मेन चीज क्या है यहाँ पर, या तो हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछे, राइट, या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के लिए या तो हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, या ग्रेफाइट का, या किसका, बेरिलियम का, राइट। ये 3 चीज़ें याद रखना है, हैवी वाटर,
ग्रेफाइट या फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम का जो है यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। देन थर्ड क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा, या इनको ही क्या कहते हैं, कंट्रोल रोड्स कहते हैं, राइट। सो द रोड्स विच एब्जॉर्ब सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स इमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फिशन आर कॉल्ड कंट्रोल रोड्स। यहाँ पर सम का मतलब क्या हुआ कि जितने की हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर 3 न्यूट्रॉन जो हैं रिलीज होती है तो हम 2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीनों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। सो द रोड्स विच ऑब्जर्व, द रोड्स विच एब्जॉर्ब सम ऑफ द रोड्स विच एब्जॉर्ब सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स इमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फिशन आर नोन एज कंट्रोल्ड रोड्स। और कंट्रोल रोड्स के रूप में जो है कैडमियम रोड्स का या बोरॉन रोड्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। कैडमियम रोड्स और बोरॉन रोड्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोलर और कंट्रोल रोड्स, राइट। देखिए, द कैडमियम रोड्स आर प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल ग्रूव्स इन द रिएक्टर वॉल। तो जो रिएक्टर वॉल होती हैं, राइट, जो रिएक्टर वॉल होती हैं उनमें सिलेंड्रिकल ग्रूव्स होती हैं, इनमें ही जो है कैडमियम या बोरॉन रोड्स को जो है रखा जाता है। और जब इन रोड्स को बाहर की ओर पुल किया जाता है तो रिएक्टर जो है ऑन हो जाता है, और जब इन रोड्स को पूरी तरीके से अंदर कर दिया जाता है तो जो रोड्स हैं जब पूरी तरीके से अंदर हो जाएंगी तो वो तीनों न्यूट्रॉन को क्या कर लेंगी, ऑब्जर्व कर लेंगी, और न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है वो वहीं पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, राइट। So the rate of fission can be increased or decreased by the moving rods out and in, right। तो जैसे ही उनको इन और आउट किया जाता है उसी से जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। 4 क्या हो जाएगा, कूलेंट हो जाएगा। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड विच इज कैरीड अवे बाय द कूलेंट। अगर कूलेंट नहीं होगा तो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एक्सेस हीट हो जाएगी जिसकी वजह से कोई भी जो है दुर्घटना हो सकती है, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड विच इज कैरीड अवे बाय द कूलेंट। और कूलेंट के रूप में एयर का, कोल्ड वाटर का या CO2 का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका, एयर, कोल्ड वाटर या CO2 का, राइट। अब जो वाटर वपूर होता है, राइट, बाय मेकिंग वाटर वपूर फ्रॉम दिस हीट, तो जो हीट होती है हीट को वाटर वपूर में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी वाटर वपूर से टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। जो कूलेंट है वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होना चाहिए। साथ ही साथ कूलेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। विच प्रॉपर्टीज अ कूलेंट शुड हैव, राइट। तो द कूलेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज तो क्या है, द कूलेंट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट। यदि हाई स्पेसिफिक हीट होगी तभी तो कूलेंट ह्यूज हीट एनर्जी को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट। तो कूलेंट मटेरियल शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट सो दैट इट कुड एब्जॉर्ब ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। दूसरी चीज ये है कि जो कूलेंट मटेरियल है, राइट, कूलेंट मटेरियल डज नॉट और शुड नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, क्योंकि यदि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है रुक जाएगी, राइट। द स्लोइंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूक्लियर रिएक्टर पर जो है मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द कूलेंट मटेरियल शेल नॉट बी कोरोसिव टू द रिएक्टर एंड अटैच्ड एसेसरीज। तो यदि ये जो अटैच्ड एसेसरीज है जैसे पाइपलाइन है या कंट्रोल रोड्स हैं, अगर उनका कोरोजन कर देगा तब भी क्या होगा, खतरा होगा। तो ये इतनी क्वालिटीज जो है कूलेंट में होनी चाहिए। 5th क्या हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा। अब देखिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था अल्फा रेस, बीमा रेस एंड क्या हो जाएगा, गामा रेस हो जाएगा। जो गामा रेस होती हैं दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये हमारी सेल्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं एंड कैन चेंज द DNA स्ट्रक्चर एज वेल, राइट। इसीलिए जब न्यूक्लियर फिशन होगा सो न्यूक्लियर फिशन में रेडिएशन रिलीज होगा, और वो रेडिएशन इफ दिस रेडिएशन कम्स आउट इन द एनवायरनमेंट,
If this radiation comes out in the environment, then this may harm the living organism, right? And this may harm the biodiversity. Therefore, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, right, उसके चारों ओर थिक वॉल्स ऑफ कंक्रीट बनाई जाती हैं so that the radiation could not enter into the environment, right? So the thick walls of concrete are known as shield of the furnace, right? So the thick walls of concrete are called the shield of the furnace. और इसका यूज किस लिए किया जाता है? So that radiation could not enter the biodiversity and could not harm the living organism. क्योंकि रेडिएशन में हो सकता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो सकता है, लेथल रेडिएशन जो है जनरेट होता है। तो इस लेथल जो रेडिएशन है उसको जो है बाहर ना आने देना, ये जो है शील्ड का काम होता है। देन क्या हो जाएगा? सेफ्टी रोड्स हो जाएगा, राइट? द रिएक्टर हैज कंट्रोल रोड्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। बट इन इमरजेंसी अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, सो दीज सेफ्टी रोड्स आर यूज्ड टू control the chain reaction, right? So the reactor has control rods to control the chain reaction of the nuclear fission, but some safety rods are also installed in addition to these, right? उसका काम क्या है कि whenever there is emergency situation, so in the emergency situation through these safety rods the uncontrolled chain reaction can be controlled, right? और जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दुर्घटना होगी उसको रोका जा सकता है, राइट? तो अब हम यहाँ पर जो है एटॉमिक फर्नेस का जो कंपोजिशन है, अब हम उसकी वर्किंग भी समझते हैं, राइट? और हम यहाँ पर डायग्राम को भी समझते हैं, राइट? तो वी हैव स्टडीड कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर, ग्रेफाइट, राइट? हैवी वाटर, ग्रेफाइट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम ले रहे हैं वो ग्रेफाइट ब्लॉक का ले रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर एटॉमिक फर्नेस का जो कंपोजिशन है और जो वर्किंग है, राइट? वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, दिस इज द ग्रेफाइट ब्लॉक एंड दिस ग्रेफाइट ब्लॉक वर्क्स एज अ मॉडरेटर। Now tell me, what is the work of moderator? Moderator is the material which slows down the speed of neutron so that neutrons could be easily absorbed, right? तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब आप हमेशा याद रखें कि जब भी डायग्राम बन जाए तो आप उनका नाम जरूर लिखें, हम नाम लिखेंगे बस थोड़ी देर में, राइट? सो दिस इज द ग्रेफाइट ब्लॉक एंड इन दिस ग्रेफाइट ब्लॉक जो फ्यूल है, राइट, यूरेनियम रॉड्स और प्लूटोनियम रॉड्स आर केप्ट इनसाइड द ग्रेफाइट ब्लॉक। और इसी ग्रेफाइट ब्लॉक्स में जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या रखा जाता है? सिलेंड्रिकल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ही रखा जाता है क्या? कंट्रोल रोड्स। तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कंट्रोल रोड्स हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर कूलेंट के लिए पाइप होते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कूलेंट हो जाएगा। यहाँ से जो है वाटर वपूर आती है और इस वाटर वपूर को इस तरीके से जो है टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जो होती हैं वो क्या होती हैं? सेफ्टी रॉड्स होती हैं जिनका इमरजेंसी में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, राइट? और एट लास्ट जो है पूरा का पूरा जो है रेडिएशन बाहर ना आ पाए इसके लिए ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कंक्रीट वॉल्स हो जाएंगी, चलिए अब मैं आपको पूरी की पूरी इसकी जो है प्रक्रिया बताता हूँ। एक मिनट और इस डायग्राम को भी पूरा करते हैं।
इसको चेम्बर कहा जाता है और ये यहाँ पर हो जाएगा टरबाइन, राइट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है, जो हमने पढ़ा है उसको अभी रिवाइज करते हैं और सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, राइट। सो न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल के रूप में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। फ्यूल के रूप में यूरेनियम का जो है, यूरेनियम और या प्लूटोनियम रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो यूरेनियम रॉड्स और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 rods are used as fuel in the nuclear reactor, और इसको ही क्या कहा जाता है, एक्टिव पार्ट कहा जाता है। सो दिस इज यूरेनियम 35 and this works as a fuel, right. After that these are the control rods, right. So जो कैडमियम रोड्स और बोरॉन रोड्स आर यूज्ड एज ए कंट्रोल रोड्स। आफ्टर दैट यहाँ पर जो कूलेंट है, कूलेंट के रूप में कोल्ड वाटर, राइट, या फिर CO2 का जो है इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पर मॉडरेटर के रूप में, राइट, दिस इज ग्रेफाइट ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर हैवी वाटर भी हो सकता है कूलेंट के रूप में, सॉरी मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर भी हो सकता है, राइट। यहाँ से जो है कोल्ड वाटर जो है इंटर करता है, यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है उससे वाटर वेपराइज होता है। ये वेपराइज जो वाटर है इससे टरबाइन को घुमाया जाता है और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो है रिएक्टर कार्य करता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, किसका, ग्रेफाइट का। इसी ग्रेफाइट के ब्लॉक में जो फ्यूल रॉड्स होती हैं, राइट, प्लूटोनियम 239 की या यूरेनियम 235 की रखी जाती हैं और इसी में जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्रूव्स होते हैं उसमें ही क्या होते हैं, जो है कंट्रोल रॉड्स बोरान या कैडमियम की रखी जाती हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज और, जो यूरेनियम 235 है इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए इसलिए इनको एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में पैक करके यहाँ पर रखा जाता है, राइट। उसके बाद में जो कैडमियम रॉक्स होती हैं, कैडमियम या बोरॉन रॉड्स होती हैं, उनको सिलेंड्रिकल ग्रूव्स में रखा जाता है और जो कैडमियम रॉक्स होती हैं इनको इनवर्ट्स या आउटवर्ट किया जाता है। अब समझिए, राइट, जब ये कैडमियम रॉड्स क्या होंगी, इनवर्ट होंगी, राइट। व्हेन दीज कैडमियम रॉड्स आर इनवर्ट, उस समय पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या होगा, बंद की स्थिति में होगा, क्योंकि ये कैडमियम रॉड्स पूरे के पूरे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। परंतु व्हेन दीज बोरॉन रॉड्स और दीज बोरॉन और कैडमियम रॉड्स आर कैरीड आउट, राइट, जब इनको आउटवर्ड निकाला जाता है तो उससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है और इनको इनवर्ड या आउटवर्ड करके ही न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन उसको कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ देयर इज अ पाइपलाइन, और पाइपलाइन के माध्यम से कूलेंट जो कि कोल्ड वाटर होता है उसको एंटर किया जाता है, राइट। साथ ही साथ जो सेफ्टी रॉड्स हैं वो भी क्या होती हैं, रखी जाती हैं। देखिए जब कैडमियम रॉक्स कंप्लीटली इनसाइड होती हैं, राइट, तो रिएक्टर जो है बंद होता है, परंतु जब रिएक्टर को रन करना हो तो कैडमियम रॉक्स को जो है पुल्ड आउट किया जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कैडमियम रॉक्स को बाहर की ओर निकालेंगे, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी और उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे वाटर वेपराइज को टरबाइन के माध्यम से घुमाया जाता है और जिससे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये न्यूक्लियर फर्नेस है, वो वर्क करता है। नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। तो न्यूक्लियर प्लांट का यूजेस केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना नहीं, इसके अलावा भी कई कार्य हैं उनको हम समझते हैं। तो यूजेस ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस, फर्स्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन से जो हीट
एनर्जी रिलीज होती है उसके माध्यम से वाटर को वेपराइज किया जाता है और वाटर वेपूर से ही फिर टरबाइन घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स and these radioactive isotopes are used in medical science, agriculture and industries, right? Remember we have studied the uses of isotopes in the when we studied about atom, right? तो ये जो isotopes होते हैं इनका इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में और मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है, राइट? जो रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, iodine, sulfur, phosphorus are used in the treatment of many deadly diseases, right? तो deadly diseases के treatment में भी जो radioactive isotopes होते हैं उनके लिए भी न्यूक्लियर प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है। Also nuclear plants are used to generate high intensity neutron beam जिससे न्यूक्लियर जो है रिसर्च हो सके। So these were the uses of nuclear plants, right? Now we will study atom bomb, right? तो atom bomb क्या होता है? An explosive made on the principle of nuclear fission is known as atomic bomb, right? So यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, an explosive made on the principle of nuclear fission and especially uncontrolled nuclear fission reaction is known as atomic bomb, right? और इसको ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, राइट? एटॉमिक बॉम्ब यूजेस एटम्स विद हैवी न्यूक्ली, राइट? जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, राइट? एंड जो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, राइट? जैसे ही इसमें जो डेटोनेटर होता है वो ट्रिगर होता है उससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है, उससे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं जो कि आगे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं जिससे पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, राइट? दिस होल प्रोसेस एंड्स इन फ्यू सेकेंड्स और इन फ्यू सेकेंड्स में ही देयर इज अ ह्यूज एक्सप्लोजन ड्यू टू विच इनफाइट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और जिससे होरोफिक डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरीके से एटॉमिक बॉम्ब कार्य करता है। एन एटॉमिक बॉम्ब वाज मेड बाय रॉबर्ट ओपेन क्या हो जाएगा? हीमर इन 1945। तो इन 1945 में रॉबर्ट ओपेन हीमर के द्वारा जो है एटॉमिक बॉम्ब को बनाया गया था, राइट? जब एटॉमिक बॉम्ब का जो है एक्सप्लोजन होता है, राइट? एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन इंटेंस हीट pressure equal to thousands of atmosphere pressure, right? So intense heat साथ ही साथ pressure equal to thousands of atmospheric pressure and strong gust of winds are generated और उसकी वजह से large amount क्या होता है? destruction होता है। तो intense heat होती है, pressure होता है, pressure generate होता है और स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड जो जनरेट होता है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो 10 टू द पावर 7 क्या होता है? डिग्री तक पहुंच जाता है, राइट? जो जहां पर एटॉमिक बॉम्ब का जहां पर एटॉमिक बॉम्ब होता है उसके आसपास सब कुछ क्या होता है? बर्न हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 तक जो है पहुंच जाता है। साथ ही साथ जो रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन की वजह से जो ब्लाइंड, लेम, राइट? तो एक तो क्या होता है कि जो हीट है उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, साथ ही साथ जो रेडिएशन होता है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जितने भी पीपल हैं, राइट, उनकी सेल्स में इंटर करता है और उससे कई बार जेनेटिक डिसीजेज भी हो जाती हैं, राइट? तो ब्लाइंड जो है या लेम है या फिर जो स्किन डिसीजेज हैं उनके क्या होते हैं? विक्टिम्स होते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन पेनेट्रेट्स टू सेल्स और ये डीएनए स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन जो है सेंचुरीज तक जो है वहाँ पर इसका लॉन्ग लास्टिंग जो है इफेक्ट होता है। जो फर्स्ट एटॉमिक बम था उसका यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड में। किसने किया था? अमेरिका ने। किसके ऊपर किया था? जापान के ऊपर। तो जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था ऑन 6 अगस्त 1945 एंड सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन
नागासाकी ऑन अगस्त 9, 1945, राइट। और इसमें ही जो है लॉन्ग लास्टिंग डिस्ट्रक्शन को वी हैव विटनेस्ड, राइट। अभी तक हिरोशिमा एवं नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब का इफेक्ट है उसको देखा जा सकता है, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड न्यूक्लियर वेस्ट, राइट। तो न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखेंगे न्यूक्लियर वेस्ट को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट में रेडिएशन होता है और यदि उसको हमने ओपन एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर दिया तो रेडिएशन में इंटर इनटू बायोडाइवर्सिटी और उसका लॉन्ग लास्टिंग क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको वेरी केयरफुली जो है डिस्पोज किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, द वेस्ट मटेरियल, राइट, द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियर वेस्ट। और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल, राइट। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन के समय या फिर न्यूक्लियर फिशन के जो न्यूक्लियर फिशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनसे जो है न्यूक्लियर वेस्ट जो है जनरेट होता है। और चूंकि न्यूक्लियर वेस्ट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी डेंजरस टू द लाइफ एंड एनवायरनमेंट, राइट। और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप। फर्स्ट हो जाएगा लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट और सेकंड क्या हो जाएगा हाई लेवल रेडियो एक्टिव हाई लेवल न्यूक्लियर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। इस न्यूक्लियर वेस्ट को यदि ओपन एनवायरनमेंट में यदि डिस्पोज कर दिया जाए तो उससे रेडिएशन जो है ओपन एनवायरनमेंट में जो है फैल सकता है और यदि इसको रिवर में डंप कर दिया जाए तो रिवर्स क्या हो जाएंगी, पॉल्यूट हो जाएंगे, राइट। तो हमने अभी देखा था कि ये दो लेवल का होता है, लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट एंड हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट। तो लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, देखिए द न्यूक्लियर इंडस्ट्री आल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ लो ग्रेड रेडियोएक्टिव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंटामिनेंट्स। कुल मिलाकर जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं या जहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च होती है, राइट, तो रिसर्च सेंटर्स में और न्यूक्लियर प्लांट्स में कई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है न्यूक्लियर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ लो ग्रेड रेडियोएक्टिव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंटामिनेंट्स, राइट। और इसमें क्या आ जाएगा, जैसे क्लॉथ्स हैं, साइंटिस्ट के द्वारा जो क्लॉथ्स बियर किए जाते हैं या वाटर प्योरीफाइंग जो रेजिन्स होते हैं, राइट, या फिर जो सूट हो जाएंगे या फिर जिनसे जो रेडियो एक्टिव जो रिएक्टर बनता है वो सभी कंटामिनेट हो जाते हैं और जो क्लॉथ्स होते हैं या वाटर प्योरीफाइंग जो रेजिन्स होते हैं या फिर अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं, लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट में आते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सूट्स हैं, राइट, कूलिंग वाटर पाइप हो जाएंगे और जो रेडिएशन सूट्स हैं, राइट, और जो एक्सरे एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं ये सभी लो लेवल क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट में आते हैं और इनको इजीली एक मतलब सेफ्टी के साथ में इनको डिस्पोज किया जा सकता है क्योंकि इनमें जो रेडिएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, हाई लेवल जो है, हाई लेवल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर से या फिर न्यूक्लियर वेपन के कोर से जो भी मटेरियल प्राप्त होता है उसको ही न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, राइट। तो द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन दैट इज नोन एज हाई लेवल न्यूक्लियर रिएक्टर। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में क्या होता है, फ्यूल होता है और फ्यूल में क्या होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम रॉड्स होती हैं
और ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम रॉड्स होती हैं दैट आर हाईली रेडियो एक्टिव, जो यूरेनियम और प्लूटोनियम होती हैं ये लंबे समय तक जो है रेडिएशन को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। इसलिए यूरेनियम या प्लूटोनियम रॉड को यदि ओपन एनवायरनमेंट में यदि डिस्पोज कर दिए जाए तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो है रेडिएशन को एमिट करती रहेंगी, राइट। आल्सो एक तो क्या हो जाएगा, दे हैव हाई लेवल बेस्ड मटेरियल, the most of the ratio isotopes in these high level based material emit large amount of radiation। तो एक तो ये large amount of radiation को रिलीज करते हैं, साथ ही साथ जो है they have a very long life, इसलिए thousands of year तक जो है वो रेडिएशन को emit करते जाते हैं। इसीलिए they are packed in steel containers, राइट। उनको स्पेशल स्टील कंटेनर्स में जो है क्या किया जाता है, पहले पैक किया जाता है ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। और चूंकि उनमें हीट होती है इसलिए उनको बहुत ही अच्छे से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उनको स्पेशल जो सील्डिंग है, राइट, जो है ट्रांसपोर्ट के समय पर कूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के समय उनको कूल रखा जाता है। साथ ही साथ उनको डीप सी में जो क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, राइट। सो डीप सी में उनको डिस्पोज किया जाता है ताकि उसका रेडिएशन बाहर ना आ सके, राइट। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे टॉपिक में न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सिलेबस में मेंशन है। इसलिए रेडियो एक्टिविटी के जो है ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन ह्यूमन लाइफ। देखिए सबसे पहली चीज तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं दीज एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, जिसमें से जो अल्फा रेस होती हैं, राइट, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है और ये जो है ह्यूमन सेल्स तक इंटर नहीं कर पाती, ये स्किन को ही एंटर नहीं कर पाती है। बीटा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर और भी ज़्यादा होती है, और गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी depends on the penetrating power of the radiation and the location of the nuclear source। तो सबसे पहला तो अगर हम देखें तो ह्यूमन लाइफ पे अगर हम इफेक्ट पर देखें तो जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किस पर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। अगर अल्फा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है तो कोई चिंता की बात नहीं, बट इफ द गामा रेडिएशन इज इन द एनवायरनमेंट तो वहां पर फिर जो है सेफ्टी मेजर्स को इम्पोज किया जाता है। और जो रेडिएशन है या हम ये कहें कि लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर सोर्स क्या है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन की जो है पेनिट्रेशन जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो गामा रेडिएशन है, राइट, वो स्किन को जो है पेनिट्रेट करके सेल्स तक जो है पहुंच सकता है, और इस वजह से जो गामा रेडिएशन है वो डीएनए स्ट्रक्चर को तक चेंज कर सकता है या डीएनए में गड़बड़ी कर सकता है, राइट। इसी वजह से जो रेडिएशन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है इफेक्ट करता है। अब इसके साथ साथ हम कुछ और भी देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में जो है न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है वहां पर क्या होगा, वाटर है, एयर है या लैंड है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, राइट। तो एक तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट होगा। दूसरी चीज जो गामा रेडिएशन है वो जीन्स को या क्रोमोसोम्स को क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से जो जेनेटिव इफेक्ट है वो अकर हो सकते हैं। तीसरा, फेटल डिसीजेस लाइक कैंसर कैन अकर, तो जो कैंसर है वो हो सकता है यदि आप रेडिएशन को एक्सपोज हो जाए, तो स्किन डिसीज हो जाएंगी, ब्लड क्वालिटी हो जाएगी, बोन मेरो प्रेजेंट इन द बोन्स हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा या लैक ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकती हैं। इवन यदि कोई प्रेग्नेंट वीमेन,
रेडियो एक्टिव में क्या होती है, रेडियो एक्टिव जो है कांटेक्ट में आती है तो जो अनबॉर्न बेबी है वह भी क्या हो सकता है, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। तो ड्यू टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन द न्यू बॉर्न बेबी कैन इवन डाई। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो ट्रीज को, प्लांट को, एनिमल्स को, फूड आइटम्स को, सबको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है और उसकी वजह से जो प्लांट है उसमें रेडिएशन जो है एंटर कर सकता है और प्लांट में अगर रेडिएशन एंटर करेगा तो ये फूड चेन का क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा और यदि ये फूड चेन का पार्ट बन जाएगा तो ये फिर कई डिसीजेस को जो है कई डिसीजेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड इन डेप्थ न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट और इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन ऑन ह्यूमन लाइफ जो है। अब हम यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, सी व्हेन टू न्यूक्ली combine to form the nucleus of a heavier element, this process is known as nuclear fusion, right? न्यूक्लियर फिशन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फिशन में, राइट, न्यूक्लियर फिशन में हैवी और लार्जर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर फिशन में हैवी और लार्जर न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा था स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियस में। यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, राइट, व्हेन टू हायर और लाइटर, राइट, व्हेन टू, सी फिर से समझिए, राइट, व्हेन टू लाइटर और स्मॉलर न्यूक्ली, सी when two lighter or smaller nuclei combine to form nucleus of heavier or larger element, right, then this is known as the, sorry यहाँ पर ये आएगा न्यूक्लियस, राइट। तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा करेक्ट करिए। देखिए when two lighter or smaller nuclei combine to form a heavier or larger nucleus of element, then this process is known as nucleus fusion. Understand again, right? When two lighter and smaller nuclei combine to form a heavier or larger nucleus of element, then this process is known as nuclear fusion, right? अब देखिए इसमें भी क्या होगा, जैसे हमने ये कहा कि ये हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ये 1H2 तो ड्यूटेरियम 1H3 ट्राइटियम हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब कंबाइन होंगे तो उससे हीलियम का जो है न्यूक्लियस बनेगा, राइट। तो ये जो हो जाएंगे दो लाइटर और स्मॉलर न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो ये एक लार्जर और हैवियर जो है न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें एक न्यूट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होगी। या फिर ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम ये दोनों लाइटर जब न्यूक्लियस जो हीलियम है उसके हैवियर न्यूक्लियस में जो है कंबाइन होंगे तो उससे 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखना है और इनको एग्जाम में लिखना है, एज इट एज लिखना है। ये कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम जब कंबाइन होंगे तो एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा एंड 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और जब ड्यूटेरियम कंबाइन होंगे तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वी हैव स्टडीड कि जब क्या होगा, जब फ्यूजन होगा अर्थात दो लाइटर न्यूक्ली जब कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ मास होगा, राइट। और जो रिडक्शन इन मास है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और उस एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आइंस्टाइन की रूल से। सो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से जितना भी मास क्या होगा लॉस होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब एक चीज और यहाँ पर याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में, राइट, न्यूक्लियर फिशन के कंपैरिजन में
बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है दैट टेक्स प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। और कितना, 10 की घात 7 से लेकर 10 की घात 8, राइट। तो 10 to the power 7 to 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। कितना, 10 to the power 7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इतनी टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यही कारण है कि अर्थ पर न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसके इस्तेमाल से हम जो है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। हालांकि हाइड्रोजन बम बने हैं, लेकिन वो कैसे बने मैं अभी आपको समझाता हूँ, राइट। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या होता है, जो है टेम्परेचर, राइट, 10 to the power 7 से लेकर 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, तब जाकर न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है वो पॉसिबल हो जाता है। देखिए जो सन में एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। अभी तक एकमात्र वैज्ञानिक थे मार्क ओलिफेंट, राइट। मार्क ओलिफेंट सक्सीडेड इन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, राइट, इन 1932। बट अर्थ पर इस प्रोसेस को रिपीट करना जो है और रिपीट करना या इसको कंट्रोल करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें न्यूक्लियर फिशन की तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कर पाए तो हो सकता है हम आर्टिफिशियल सन भी बना लें, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है। और इतना टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले न्यूक्लियर फिशन होगा और उससे जो टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होगा उससे न्यूक्लियर फ्यूजन की जो घटना है वो क्या होती है, घटित हो सकती है, राइट। और तब जाकर जो है न्यूक्लियर फिशन जो है पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर जो फिशन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर समझें तो जो ड्यूटेरियम, राइट, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर ये फ्यूज होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो पाते हैं, राइट। और इससे हाई एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। चूंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, 10 to the power 7 टू कितना हो जाएगा, 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसीलिए जो है अभी तक इसको जो है हम अर्थ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को जो है रिपीट नहीं कर पाए। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब को। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसका हम अभी तक जो प्रयोग है वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में ही कर पाए। देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट अकर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और उनको ही क्या कहा जाता है, थर्मोमोलिक्यूलर प्रोसेस कहा जाता है, राइट। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट अकर एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस। और इसी थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस के माध्यम से ही हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बनाए जाते हैं और जो कि मास डिस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने में ड्यूटेरियम, ये आप याद रखें, राइट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जिसमें ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम H3 एज वेल एज लिथियम 6 आर यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम बनाने में ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और लिथियम 6 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन बम काम कैसे करता है। देखिए हाइड्रोजन बम आर डेटोनेटेड बाय यूजिंग एटम बम्स। कैसे, समझिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एटम बम्स का यूज किया जाता है,
जब एटम बम होगा तो उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी, और जब एटम बम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो फ्यू सेकेंड में 10⁻⁷ तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब एटम बम का ब्लास्ट होगा तो उसी ब्लास्ट से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और उसी से जो है प्रेशर भी इंक्रीज होगा। उसकी वजह से उतने टेम्परेचर और प्रेशर पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो पॉसिबल है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी, और उस तरीके से फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो कार्य करता है। अब एक चीज हो, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन बम है दैट इज 1000 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ एटॉमिक बम। अर्थात आप एक एटॉमिक बम की जगह पर अगर आप एक हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करते हैं तो वो 1000 टाइम क्या होता है, पावरफुल रहता है, राइट। तो कुल मिलाकर एटॉमिक बम के माध्यम से ही हाइड्रोजन बम को डेटोनेट किया जाता है, और जो एटॉमिक बम है उससे 1000 टाइम स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है। साथ ही साथ एरिया ऑफ इफेक्ट रहता है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एटॉमिक बम होता है। बट यहाँ पर एक अंतर आप याद रखना, हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से 1000 टाइम जो है पावरफुल होता है और एरिया ऑफ इम्पैक्ट भी ग्रेटर होता है। बस इसका जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है वो एटॉमिक बम से क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है कि एटॉमिक बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रेडिएशन फैलता है और उसका लॉन्ग लास्टिंग जो है इफेक्ट होता है। परंतु हाइड्रोजन बम का जो इफेक्ट है, राइट, इट इफेक्ट लेस देन दैट ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक बम हो जाएगा। अगर दुनिया की बात करें तो अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, इन सब के पास में जो है हाइड्रोजन बम है। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी जो है फ्यूजन हो चुका है, राइट। इन इंडिया फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर टेस्ट, राइट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था फ्यूजन बेस्ड वो 1980 में हुआ था। तो इन इंडिया फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर टेस्ट दैट वाज द फर्स्ट फ्यूजन टेस्ट वाज कंडक्टेड इन पोखरण on 11 May 1998. तो we have successfully tested the fusion based nuclear test, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज आल्सो कैपेबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब, राइट। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इन डेप्थ, राइट। आप इसको रिवाइज करें टाइम टू टाइम, आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली यू विल गेट maximum mark in the mains examination. Till then, thank you.